नमस्कार बच्चों। आज 10th क्लास की साइंस का कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसका लास्ट टॉपिक है रेंजिडिटी। और आप इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है आप मेरे को कमेंट में बताओ। अच्छा, दूसरी बात, चैप्टर की कोई जरूरत नहीं है हमें चैप्टर कौन सा शुरू करना है। जिन बच्चों को अभी 10th का पेपर देना है, जिन बच्चों को अभी 10th का पेपर देना है वो भी बता सकते हैं कि उनका कौन सा टॉपिक वीक है। ये कोई जरूरी नहीं है हम पूरा चैप्टर करेंगे। चलो ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। जिन बच्चों को 10th क्लास का पेपर अभी देना है, जिनका पेपर नहीं हुआ, वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक करना है। मतलब किसी बच्चे का या मतलब बच्चों का टॉपिक वीक हो, समझ में नहीं आया हो, पिछले टीचर से किसी भी कारणवश समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे को बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक शुरू करूं ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए। स्पेसिफाइड टॉपिक बता सकते हो मेरे को, ताकि आप जब पेपर देने जाओ तो आपको वो टॉपिक पूरी तरह से आना चाहिए और पेपर में अच्छे नंबर ला सको आप। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रेंजिडिटी। अब रेंजिडिटी क्या होती है, इसका डेली लाइफ एग्जांपल देता हूं पहले तो आपको मैं। जब आप दुकान से घर नमकीन लाते हो और आधा खा लेते हो और आधा उसको छोड़ देते हो, ठीक है, तो 1 2 3 4 दिन बाद में उसमें स्मेल आने लग जाती है ना। उसी स्मेल को हम रेंजिडिटी बोलते हैं और उसी स्मेल को साइंस की लैंग्वेज में इस तरह पढ़ा जाता है कि रेंजिडिटी इज डेवलप्ड ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल इन फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल मतलब जो हम नमकीन लाते हैं वो ऑयल से बनी होती है, ठीक है, which are accompanied by the change in their appearance and smell। मतलब रेंजिडिटी क्या होती है कि कोई ऑयली एंड फैटी फूड होता है, उसके अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसकी अपीयरेंस में, मतलब वो दिखने में उसका चेंज हो जाता है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रेंजिडिटी। तो रेंजिडिटी क्या होती है बच्चों? रेंजिडिटी वो चीज होती है जब कोई भी ऑयली एंड फैटी फूड होता है वो अपनी अपीयरेंस चेंज कर ले या फिर कुछ दिन पड़ा रहे तो वो क्या कर ले, अपनी स्मेल चेंज कर ले, टेस्ट चेंज कर ले, उसको बोलते हैं हमें रेंजिडिटी। तो आपको रेंजिडिटी समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो रेंजिडिटी किस कारण होता है आप मेरे को बता सकते हो कि ये रेंजिडिटी किस कारण होता है। तो रेंजिडिटी का कारण आपको बताता हूं मैं। रेंजिडिटी का कारण होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि रेंजिडिटी का रीजन क्या होता है, तो रेंजिडिटी का रीजन होता है ऑक्सीडेशन। और इस चैप्टर में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी। तो मतलब जो फूड होता है अपना फैटी एंड ऑयली, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद में क्या होता है, उसका कलर, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। उसी चीज को हमें रेंजिडिटी बोलते हैं। अब रेंजिडिटी को समझने के साथ साथ अब रेंजिडिटी की रोकथाम के उपाय भी होने चाहिए। रेंजिडिटी को कैसे रोका जाए, तो उस चीज को समझते हैं अपन, ठीक है। उस चीज को समझते हैं अपन। तो आप देखते होंगे जब आप घर में या दुकान से चिप्स का पैकेट लेते हो तो उसके अंदर हवा भरी होती है। कुरकुरे का पैकेट लेते हो आप, उसके अंदर हवा भरी होती है। तो हवा क्यों भरी होती है और वो कौन सी हवा होती है? तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरी हुई होती है? तो आपने पढ़ा होगा 9वीं क्लास में कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड इजीली से टूटता नहीं है। अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा,
अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, जब तक N नहीं बनेगा, केवल N नाइट्रोजन, तो क्या होगा, अगर N2 पड़ा है तो N2 तो अपनी स्टेबल फॉर्म में है, तभी ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा उसने। अगर यहां पर हमें केवल N मिल जाए तो क्या पता, इट्स ए नॉट कंपल्सरी, क्या पता जो इसके अंदर चिप्स पड़ी है उसके साथ है ये रिएक्शन कर ले और उसको खराब कर दे। परंतु नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्डेड होता है नाइट्रोजन, तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते। अगर ये बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो नाइट्रोजन है वो कैसे अपने जो ईटिंग फूड्स होते हैं, जो फूड्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन कैसे करेंगे, और रिएक्शन नहीं करेंगे तो उनकी स्मेल और उनके अपीयरेंस में चेंज क्यों आएगा। तो इसीलिए इसमें नाइट्रोजन फिलअप की जाती है। पेपर में आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो आसानी से टूटता नहीं है और अपने जो फूड होते हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करता, और रिएक्शन नहीं करता तो वो उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा या फिर किसी भी प्रकार की स्मेल या फिर अपीयरेंस में चेंज नहीं ला पाएगा। समझ गए आप कि रेंसिडिटी क्या होती है एंड रेंसिडिटी को किस प्रकार रोका जा सकता है। ठीक है, इज इट ओके और नॉट? तो बच्चों ये चैप्टर यहां पर आज खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आगे कौन सा चैप्टर शुरू करना है, ताकि उस चैप्टर को शुरू कर सकूं मैं। और कोई चैप्टर की जरूरत नहीं है, आप मेरे को बता सकते हो कोई स्पेसिफाइड टॉपिक, उसको भी शुरू कर देंगे हम, ताकि जो पुराने बच्चे अभी 10th का साइंस का पेपर उन्हें देना है उनकी मदद हो सके। पर आज थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं एसिड एंड बेस के बारे में। अगर कल मेरे को आप कमेंट करके बता दो कि कौन सा टॉपिक करना है तो वो टॉपिक मैं शुरू कर दूंगा, परंतु आज हमें एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ते हैं। एसिड थोड़ा सा पढ़ेंगे, एसिड क्या होते हैं, और साथ साथ हिंदी मीडियम के लिए भी मैं शुरू कर रहा हूं। एसिड और अम्ल दोनों एक ही चीज है, उसे इंग्लिश में हम एसिड बोलते हैं और अपने हिंदी में बोलते हैं हम अम्ल। इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं भी, ये एसिड और अम्ल होता क्या है। जब कोई सब्सटेंस गिव H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन, जब कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर, जब कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दे उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, HCl होता है, वो क्या देगा हमें, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर इसने हमें H पॉजिटिव आयन दे दिया, तो ये एक एसिड होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये एसिड होगा। पर HCl एक गैस होती है, तो मैंने क्या बोला कि सॉल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव आयन दे उसे बोलते हैं हम एसिड, परंतु HCl एक गैस होती है, गैसीय स्टेट में अगर वो H पॉजिटिव आयन दे भी देता है तो वो गैस नहीं मानी जाएगी। सही डेफिनेशन, ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पदार्थ जो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दे उसे हम एसिड बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो H2SO4 का एग्जांपल ले सकते हो आप। सॉल्यूशन के अंदर हमें ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव देता है। समझ गए आप? तो एसिड की डेफिनेशन दोबारा से आप अपने दिमाग में लाओ और बताओ कि एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन। और एक तरीके से और बोल सकते हैं हम कि ये क्या करते हैं,
ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करते हैं। जब कोई सॉल्यूशन लेते हैं हम एसिडिक, मान के चलो इसमें एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या है एसिडिक सॉल्यूशन, और इसके अंदर लिटमस पेपर हम डिप कर देते हैं, तो इसका कलर पहले ब्लू होता है और यहां से ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। समझ गए आप कि तो ये लिटमस पेपर क्या चीज होता है? जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, जिनको अभी पेपर देना है 10th क्लास का, जिनका साइंस का पेपर रहा होगा, उनको तो पता होगा, टीचर ने बताया होगा कि एक पतली सी स्ट्रिप होती है, बोले तो एक कागज का टुकड़ा होता है जो नेचुरली अक्र किया जाता है, मतलब जो हमें प्रकृति से मिलता है, और उसको हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर पहले ब्लू होता है और बाद में वो रेड में चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं हम एसिड। अब थोड़ा सा बेस के बारे में देख लेते हैं। बेस या क्षारक, हिंदी में बेस को क्या बोलते हैं? क्षारक। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो हमें सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव दे, ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर हमें OH नेगेटिव दे उसे हमें बेस बोलते हैं। और लिटमस पेपर को ये रेड से ब्लू में चेंज करता है। तो बेस के एग्जांपल्स की बात करूं मैं, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे हम ऑब्टेन करते हैं और कहां कहां काम आता है। तो ये सॉल्यूशन के अंदर हमें Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव देता है, तो मतलब हमें सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर हमें OH नेगेटिव मिल गया तो कह सकते हैं इट्स ए बेस और क्षारक, इसे क्षारक या बेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल और लेते हैं हम, KOH, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सिंबल किसका है? पोटेशियम का। अगर किसी भी सिंबल के आगे OH लग जाए, उस सिंबल का नाम पोटेशियम एंड OH को हाइड्रोक्साइड बोल दो। जैसे कि ये सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड, क्या नाम हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या देता है हमें? K पॉजिटिव, मतलब पोटेशियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन के अंदर हमें इसने H पॉजिटिव दे दिया, OH नेगेटिव दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा? बेस। तो बच्चों आप हमने बेस और एसिड की डेफिनेशन देख ली, जो आपको पेपर में लिखनी है। अगर पेपर में पूछ ले कि एसिड क्या होता है, तो आप बोल दोगे वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर हमें H पॉजिटिव आयन दे, या फिर लिटमस पेपर से बता सकते हैं कि ब्लू से रेड में चेंज हो, उसे हम एसिड बोलते हैं या अम्ल बोलते हैं। और इसी प्रकार आप बेस की डेफिनेशन लिख सकते हो। तो आप मेरे को बताओ कि अगला टॉपिक कौन सा शुरू करना है, कमेंट करके बताओ मेरे को कौन सा टॉपिक शुरू करूं, जिससे आप जो टॉपिक आपका कमजोर हो वो मेरे को बताओ, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।